Hello everyone, welcome back to Swadhyaya classes. I hope you all are good. I am Vikas Yadav and today we are gonna complete our chapter number 4, heat. In last class, like we had discussed that what was heat, how we measure it, and we had studied that we measure heat with the help of thermometer, how we use the thermometer, how many types of thermometer were there. So basically these are all the terms, and today we are gonna study further more topics. But before that, all you have to do is like this video, share this video with your friends, and subscribe our channel if you are new, or if you join us at WhatsApp. So today we are gonna start from the new topic, that is transfer of heat. So basically, what is transfer of heat? Transfer of heat means the flow of heat from one place to another place. For example, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मैं एक कैंडल से एक आयरन रॉड को गर्म कर रहा हूँ. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जब मैं इस प्लेस पे इसको गर्म कर रहा हूँ तो कुछ टाइम के बाद ये आयरन रॉड यहाँ से गर्म होते होते इसकी गर्मी, इसकी हॉटनेस यहाँ तक पहुँच जाती है, हमको भी गर्म फील होने लगता है. सो दिस इज हाउ द ट्रांसफर ऑफ हीट टेक्स प्लेस, एंड देयर इज वन रूल दैट हीट ट्रांसफर फ्रॉम हॉट ऑब्जेक्ट्स टू कोल्ड ऑब्जेक्ट, और यू कैन से हॉट एरिया टू cold area. Understood? So this process is known as conduction. So basically, what is conduction? The process of flow of heat from a hot object to a cold object is called conduction. Some objects can conduct heat while others cannot. अब conduction का सबसे most common examples आप यहाँ पे कैंडल वाला देख सकते हैं, और यहाँ पे आप ये बर्निंग वाला भी देख सकते हैं. लाइक यहाँ पे देखिए, इस पर्सन ने इस आयरन रॉड को आग के अंदर रखा है. अब कुछ टाइम के बाद ये रॉड इतनी गर्म हो जाएगी कि इसकी हीट इस पॉइंट से स्टार्ट होके यहाँ तक पहुँचने लगेगी. आप कभी इसको ट्राई मत करना, दिस कैन बी डेंजरस, बट आपने कभी इस चीज़ को फेस जरूर करा हो. सो दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ कंडक्शन. नाउ इन कंडक्शन there are two types of processes. First one are conductors. Basically कंडक्शन के बेसिस पे हमने मटेरियल्स को, ऑब्जेक्ट्स को टू कैटेगरी में डिवाइड किया है. पहला है कंडक्टर्स. सो बेसिकली व्हाट आर कंडक्टर्स? कंडक्टर्स आर द ऑब्जेक्ट्स दैट कैन अलाउ द हीट टू फ्लो थ्रू देम आर कॉल्ड कंडक्टर्स. यानी कंडक्टर्स वो ऑब्जेक्ट्स होते हैं, वो मटेरियल्स होते हैं जो कि अपने थ्रू हीट को ट्रांसफर करने को अलाउ करते हैं. यानी उनके थ्रू हीट एक प्लेस से दूसरी प्लेस ट्रांसफर हो सकती है. यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स है, लाइक वायर्स अपने थ्रू हीट को ट्रांसफर करने में हेल्प करती हैं. ये वायर आप देख सकते हैं, ये यहाँ पे भी वायर है. कुछ मेटल ऑब्जेक्ट्स सच एज कॉपर, एल्यूमिनियम, ये आपकी कॉपर वायर है. जितने भी मेटल्स होते हैं वो सब अपने थ्रू अपने अक्रॉस हीट को ट्रांसफर करने में हेल्प करते हैं. एंड गोल्ड इज दी वेरी, आप कह सकते हैं ये काफ़ी ज़्यादा हीट को कंडक्ट करने में हेल्प करता है. ठीक है, इट इज़ दी वेरी हाई प्रोफाइल कंडक्टर इन दी मेटल फैमिली. और नेक्स्ट थिंग इज इंसुलेटर्स. इंसुलेटर्स आपके वो ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो कि अपने थ्रू हीट को ट्रांसफ़र करने में अलाउ नहीं करते हैं. लाइक अगर मैं यहाँ पे इसके किसी एक पॉइंट पे हीट करूँगा तो इसके दूसरे पॉइंट तक हीट नहीं पहुँच पाएगी, ईजीली नहीं पहुँच पाएगी. ओके, सो यहाँ पे आप देख सकते हैं लाइक ग्लास, प्लास्टिक, सिरेमिक, रबर, पेपर, फैब्रिक, वूल, कॉर्क, वुड, ये सब सारे के सारे क्या हैं? इंसुलेटर्स हैं. इट मीन्स ये ऐसे ऑब्जेक्ट्स हैं, आप यहाँ पे कह सकते हैं, that do not allow the flow of heat from them
आर कॉल्ड इंसुलेटर्स। आप ये भी यहाँ पे ये भी कह सकते हैं दैट दीज आर द ऑब्जेक्ट्स दैट डोंट अलाउ हीट टू पास थ्रू देम इजीली। ठीक है, ये हीट को ट्रांसफर करने में हेल्प तो करते हैं। दिस इज द मोस्ट एक्यूरेट डेफिनेशन। यू कैन आप इस चीज को, इस डेफिनेशन को आप ज़्यादा प्रेफरेंस दे सकते हैं, बिकॉज इंसुलेटर्स आपके यहाँ पे भी हीट ट्रांसफर करने में हेल्प तो करते हैं, बट ये अपने थ्रू इजीली हीट को ट्रांसफर नहीं कर पाते। लाइक आप देख सकते हैं कि ये जितने भी आप अगर वुड को किसी पॉइंट पे हीट करेंगे, तो इसका 1 पोर्शन हीट अप करेगा, तो सेकंड पोर्शन भी कुछ टाइम के बाद हीट ट्रांसफर करते करते उसका सेकंड पोर्शन भी हीट करने लगेगा। बट ये पूरी की पूरी बॉडी जितना टाइम लेगी वो इजी नहीं होगा। इसी का कंपैरिजन में, इसी के साइज का मैं अगर एक मैं मेटल ऑब्जेक्ट लूँगा, देन इट विल अलाउ टू पास थ्रू इट, इट विल अलाउ हीट टू पास थ्रू इट इजीली। ये बहुत ही आसानी से अपने थ्रू हीट को पास करवा देगा। बट वहाँ इंसुलेटर के केस में ये अपने थ्रू हीट तो पास करवाएगा, बट इट विल नॉट बी इजी, वो इजी नहीं होगा। अंडरस्टूड? आप एग्जांपल्स ये देख सकते हैं, इन सभी एग्जांपल्स को आप कंसीडर कर सकते हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट अनदर प्रोसेस। So this last process was conduction. On the basis of conduction, the objects were divided into 2 categories. First was conductor, second was insulators. Now, second property is convection. So what is convection? The transfer of heat in liquids and gases is called convection. अब यहाँ पे आपको एक चीज नोटिस करें, conduction was process which was happening from solid to solid. It means heat was transferring in solids, but in convection heat will be transferring in liquids and gases. कन्वेक्शन के केस में हम जो टर्म हीट फ्लो का टर्म जो होता है उसको कन्वेक्शन यूज करते हैं, और सॉलिड्स के केस में हीट फ्लो के टर्म को हम कंडक्शन यूज करते हैं। Understood? Now, basically, in conduction, the transfer of heat in liquid and gases is known as convection. The molecules of the liquid or gases that are near to the source of heat get heated first. They become lighter due to the heat and move upwards. The colder particles being heavier that they take place, and this process continues until the whole liquid or the gas gets heated. That is why the area above flame of candle always feels hot, but the area on the sides of candle does not. अब देखिए इसका मीनिंग समझिए। इसका मीनिंग ये है, कन्वेक्शन के केस में जो पर्टिकुलर मॉलिक्यूल्स, लाइक कोई भी आपके लिक्विड्स और गैसेस के मॉलिक्यूल्स होते हैं जो हीट सोर्स के पास होते हैं, यानी आप यहां देख सकते हैं कि ये नीचे बर्नर है, यहां पे भी देख सकते हैं ये भी यहां पे बर्नर है। अब बर्नर यहाँ पे है तो बेसिकली आप समझ सकते हैं कि हीट सोर्स यहाँ पे है, ये पोर्शन आपका हीट अप हो रहा है, बिकॉज बर्नर जब हीट प्रोवाइड कर रहा है तो ये प्लेट गर्म हो रही है, और यहाँ पे ये इस पर्टिकुलर यूटेंसिल का बेस गर्म हो रहा है। बेस गर्म हो रहा है तो अंदर जो ये वाटर है, वो वाटर मॉलिक्यूल जो इसके नियर है वो पहले हीट अप होंगे। जब ये हीट अप होंगे, सो हीट अप होने के बाद ये ऊपर जाते हैं, दे विल मूव अपवर्ड्स, because the hot air or liquids molecules are lighter. वो जैसे ही हीट अप हो जाते हैं, they become lighter and they move upwards. Understood? ये जब ऊपर मूव करते हैं तो ऊपर जाते जाते इनके अंदर जो एनर्जी होती है, हीट एनर्जी जो इनके अंदर प्रेजेंट होती है, वो कूल हो जाती है। कूल होने की वजह से जैसे ही ये प्लेस यहाँ पे लेते हैं, ये ऊपर जाते हैं, तो ऊपर वाला जो मॉलिक्यूल्स होते हैं अब उनको अपनी प्लेस शिफ्ट करनी पड़ेगी, बिकॉज नीचे वाले मॉलिक्यूल्स ऊपर आ चुके हैं।
नीचे वाले मॉलिक्यूल जैसे ऊपर जाएंगे तो ऊपर वाले ठंडे मॉलिक्यूल नीचे आते हैं। अब नीचे वाले मॉलिक्यूल्स यहाँ सरफेस पे गर्म होने लगते हैं। जैसे ये वाले मॉलिक्यूल्स गर्म हो जाएंगे, ये यहाँ से नीचे ट्रांसफर होके फिर से ऊपर ट्रांसफर हो जाएंगे, और जो फर्स्ट मॉलिक्यूल जो ऊपर हीट होके चले गए थे, नाउ दे आर कोल्ड, अब वापस वो नीचे आएंगे एंड अगेन नीचे से वो हॉट होके ऊपर जाएंगे। दिस प्रोसेस कीप्स कंटिन्यूअसली कीप गोइंग ऑन एंड ऑन। ये प्रोसेस चलता रहता है, ठीक। सोर्स के पास हीट अप होके लाइट होके ऊपर चले जाना, ऊपर कोल्ड होके वापस से ठंडे होके हैवियर होके नीचे आ जाना। दिस प्रोसेस कंटिन्यूअसली कीप्स ऑन गोइंग। सो दिस इज द प्रोसेस ऑफ कन्वेक्शन। द टोटल प्रोसेस टेक्स प्लेस इन दिस वे। और यहाँ पे एक बात और कही गई है कि कैंडल के केस में, जो आपकी मोमबत्ती होती है, उसके केस में भी जो कैंडल के आप अगर ऊपर टॉप पोर्शन पे हाथ लगाओ, आप अगर अपना हैंड रखोगे, सो दैट विल बी more hotter, that will be hotter comparison to this side area will be cooler in comparison to the top area, because जो कैंडल की हीट होती है वो हीट अप होके उसकी सारी हीट ऊपर की तरफ मूव करती है। दैट्स वाई ऊपर का जो पोर्शन होता है वो गर्म हो जाता है। वहीं पे अगर आप इसके साइड के पोर्शन में अपना हाथ प्लेस करोगे, सो दैट विल बी मोर कूलर in comparison to the top area. Now, another process is radiation. This is the another process of transferring of heat. It is a process of transfer of heat in the form of waves. अब यहाँ पे देखिए, अब फिर से समझिए that in conduction, transfer of heat was happening in solids. In convection, it was happening in liquids and gases. Now this third process comes, that is radiation. Radiation doesn't require these mediums. In radiation, nothing is required. That means it doesn't need any medium, so it can be placed in vacuum also. वैक्यूम मीन्स जहाँ पे ऐसी प्लेस जहाँ पे नथिंग इज देयर, इवन नॉट अ सिंगल एयर मॉलिक्यूल्स। ओके, सो यहाँ पे इसका मोस्ट कॉमन एग्जांपल्स है द हीट वेव्स कमिंग फ्रॉम सन टू अर्थ। अब जैसा कि आप लोगों को पता है, अगर नहीं पता तो देखिए कि सन और अर्थ या फिर हमारे स्पेस के अंदर कोई भी हमारा एयर प्रेजेंट नहीं है, कोई भी एयर मॉलिक्यूल प्रेजेंट नहीं है। देयर इज नथिंग इनसाइड द स्पेस। तो आपके वहां पे हीट तो ट्रैवल, आपके वहां पे हीट ना ही कंडक्शन के थ्रू ट्रैवल हो सकती है, ना ही कन्वेक्शन के थ्रू ट्रैवल हो सकती है, बट स्टिल सन से लेके अर्थ तक और डिफरेंट प्लैनेट्स तक हीट जाती है, एंड दैट इसके लिए कोई भी मीडियम रिक्वायर्ड नहीं होता। आप देख सकते मीडियम रिक्वायर्ड नहीं होता। आप देख सकते हैं कि सन से लेके अर्थ तक जितनी भी हीट और लाइट पहुंचती है, दैट कम्स फ्रॉम द प्रोसेस ऑफ रेडिएशन। ओके, आप एक और एग्जांपल देख सकते हैं, लाइक आप जब फायर के साथ में बैठ के आप अपने आप को हाथ सेकते हैं या फिर अपने वहां पे खड़े रहते हैं, तो आपकी बॉडी हीट को फील करती है, यू फील हीट। अब वहां उस केस में ना ही आपने उस आग को पकड़ रखा है, ना ही आपके और आग के बीच में कोई लिक्विड है, बट स्टिल आप उस हीट को फील करते हो, उस चीज को महसूस करते हो, बिकॉज ऑफ रेडिएशन। बिकॉज रेडिएशन डजंट रिक्वायर एनी मीडियम, इट कैन हैपन एनीवेयर। ओके, सो these are two examples and two main applications of radiation. Okay, now next topic comes sea breeze and land breeze. Sea breeze and land breeze. So basically what is sea breeze? So first topic comes sea breeze, यानी समुद्री हवा, समुद्री लहर. So the wind blowing from sea towards the land is called sea breeze. यानी जो sea से यानी समुंदर से जो ठंडी हवा बहते हुए लैंड के ऊपर आती है,
उसको बोलते हैं सी ब्रीज। ओके, ड्यूरिंग द डे टाइम द लैंड इन द कोस्टल एरियाज गेट्स हीटेड ड्यू टू सन्स रेडिएशन। अब व्हाट डू यू मीन बाय कोस्टल एरियाज? कोस्टल एरियाज आर दोज एरियाज which are surrounded by water. In case, अब यहाँ पे देखिए ये कोई लैंड है, ठीक। अब इस लैंड के अराउंड अगर वाटर प्रेजेंट है, अगर ये लैंड टोटली चारों तरफ से वाटर से घिरा हुआ है, then this land will be known as island. और वहीं पे अगर कोई दूसरी लैंड है like this place. Okay, now this place is surrounded by water from a specific area. मान लीजिए ये बस इतने एरिया से वाटर से सराउंडेड है और ये बाकी उस तरफ लैंड है। तो ये पर्टिकुलर एरिया यहाँ पे आप देख लीजिए, अभी ये पर्टिकुलर एरिया, दिस विल बी नोन एज कोस्टल लैंड्स, कोस्टल एरियाज, बिकॉज जो एरियाज पार्शली किसी वाटर बॉडीज के अराउंड सराउंडेड रहते हैं उनको बोलते हैं कोस्टल एरियाज। वो लैंड, वो जमीन जो समुद्र से किसी वाटर बॉडी से टच करती है, दैट आर नोन एज कोस्टल एरियाज। सो इन कोस्टल एरियाज जो आपके बीचेस होते हैं, फॉर एग्जांपल बीचेस जो होते हैं वहाँ पर आपके सी एंड ओशियंस टच करते हैं। सो सीज एंड ओशियन से मॉर्निंग के टाइम पे वहां से कूल एयर ट्रांसफर होके लैंड पे आ जाती है। इवन एन आइलैंड ऑल्सो, जो आपकी मॉर्निंग के टाइम पे कूल एयर ट्रांसफर होके लैंड की तरफ आती है, एंड दैट कूल एयर इज नोन एज सी ब्रीज। सो ड्यूरिंग द मॉर्निंग टाइम द सी ऑल्सो गेट्स हीटेड, हाउएवर इट टेक्स मोर टाइम टू गेट्स हीटेड अप देन द लैंड्स। अब मॉर्निंग के टाइम पे सीज बहुत ही आपके जो होती है, सीज नहीं, यहाँ पे मोर के बजाय लेस होना चाहिए, बिकॉज जो आपके सीज होती हैं, आपके ओशियंस होते हैं, दोज आर लिक्विड्स, एंड इन लिक्विड्स द कन्वेक्शन गोज स्लोअर इन कंपैरिजन टू कंडक्शन इन लैंड। सो मॉर्निंग के टाइम पे लैंड्स बहुत ही जल्दी हीट अप हो जाते हैं, लैंड्स बहुत ही जल्दी हीट अप हो जाते हैं। सो लैंड्स के हीट अप हो जाने की वजह से उसके ऊपर जो एयर होती है वो भी वार्म हो जाती है, गर्म हो जाती है, और इन कंपैरिजन टू ओशियंस और सीज वो कोल्ड रहते हैं, ठंडे रहते हैं। सो उनके ऊपर की एयर भी कूल रहती है, ठंडी रहती है। दैट्स वाई अब जैसा कि हमने अभी ट्रांसफर ऑफ हीट स्टार्ट करा ही था, अकॉर्डिंग टू दैट द वार्म एयर ट्रेवल्स फ्रॉम हॉट टू कोल्ड। सो यहाँ पे वार्म एयर अपना जो ट्रांसफर करेगी वो सी के ऊपर कर लेती है, तो गर्म हवा लैंड से ट्रांसफर होके ओशियंस के ऊपर चली जाती है, सीज के ऊपर चली जाती है, और वहीं पे जो ठंडी हवा होती है अब उनको अपनी प्लेस शिफ्ट करनी पड़ती है। सो दे कम टू दी लैंड एरिया। इसी वजह से जो आपके मॉर्निंग के टाइम पे कोस्टल एरियाज होते हैं, मॉर्निंग के टाइम पे वहाँ पे कूल मतलब आपकी ठंडी हवा चलती है, और उस ठंडी हवा को सी ब्रीज बोलते हैं। अब वहीं पे द सेकेंड सिनेरियो कम्स, दैट इज लैंड ब्रीज। वो तो मॉर्निंग का टाइम था, दिस इज इवनिंग, और यू कैन से नाइट टाइम। इन एट दैट टाइम जितनी ही जल्दी आप देखोगे कि नाइट के टाइम पे लैंड जितनी जल्दी गर्म होती है उतनी ही जल्दी वो रात को ठंडी भी हो जाती है। आपको लैंड मॉर्निंग के टाइम पे जितनी जल्दी वो वार्म अप होती है, रात को उतनी जल्दी कूल डाउन हो जाती है। अब ये कूल डाउन हो जाती है तो इसके ऊपर की जो आपकी एयर होती है वो भी कूल डाउन हो जाती है। बट इन वाटर केस, पानी के केस में उसको ठंडा होने में टाइम लगता है। सो वो लैंड के कंपैरिजन में हॉट रहती है। वो लैंड के कंपैरिजन में हॉट रहती है तो उनके ऊपर की जो एयर होती है वो भी हॉट रहती है। सो अगेन द लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन टेक्स प्लेस हियर। वार्म एयर टेक्स प्लेस, वो रात को लैंड की तरफ ट्रांसफर हो जाती है। सो जैसे ही वार्म एयर यहाँ पे ट्रांसफर होती है तो कूल एयर को भी यहाँ से
अपनी प्लेस शिफ्ट करनी पड़ती है, सो दे ट्रांसफर फ्रॉम लैंड टू सी। रात के टाइम पे गर्म हवा सी के थ्रू लैंड की तरफ आती है और ठंडी हवा लैंड के थ्रू सी के ऊपर वापस चली जाती है। सो दिस वार्म एयर विच ट्रांसफर फ्रॉम लैंड seas to land area, and the cold wind transferring from land to sea area is known as land breeze। जो एयर लैंड से सी की तरफ ट्रांसफर होती है उनको लैंड ब्रीज बोल देते हैं। ओके, सो दिस वाज ऑल द सिनेरियो in the land breeze and in the sea breeze। You can pause this video, write down these notes, and this process takes place that like how I have explained here। Now last topic comes kinds of clothes we wear in summer and winter। अब देखिए, आप लोग को पता ही है कि हम समर के टाइम पे एंड विंटर के टाइम पे, दोनों टाइम पे हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लोथ्स पहनते हैं। समर के टाइम पे हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लोथ पहनते हैं, विंटर के टाइम पे हम डिफरेंट पहनते हैं। आप लोगों को ये भी पता होगा कि समर के टाइम पे हम ऐसे कपड़े पहनते हैं जिनका कलर लाइट होता है, बिकॉज लाइट कलर absorbs less heat in comparison to dark color। ओके, सो इस फिनोमिनन को हम अपने क्लोथ्स के ऊपर अप्लाई करते हैं। हम अपने क्लोथ्स को समर के टाइम पे लाइट कलर्ड बनाते हैं, हल्के कलर बनाते हैं। दैट्स वाई जो सन से हमारी हीट ट्रांसफर होती है, हीट हमारी तरफ आती है, हम हमारे जो क्लोथ्स हैं वो उनको कम एब्जॉर्ब करें ताकि हमारे बॉडी को कम गर्मी लगे। और लाइट कलर्ड जो क्लोथ्स होते हैं वो कम एब्जॉर्ब करते हैं और बाकी को रिफ्लेक्ट कर देते हैं। ठीक है, उनको रिपल्स कर देते हैं, रिफ्लेक्ट कर देते हैं। और समर और विंटर के केस में इसी चीज का उल्टा होता है। विंटर के टाइम पे हम डार्क कलर्ड क्लोथ्स पहनते हैं, बिकॉज उस टाइम पे हमारी बॉडी को गर्मी चाहिए होती है, हमारे बॉडी को वार्मनेस चाहिए होती है। सो सन से जितनी भी हीट आती है, डार्क कलर के क्लोथ्स उसको ज़्यादा एब्सॉर्ब करते हैं। दैट्स वाई इन विंटर्स वी वियर डार्क कलर्ड क्लोथ्स टू कीप अस वार्म। नाउ अब वूलन क्लोथ्स, जो डार्क क्लोथ्स होते हैं, वो हमको गर्म रखते कैसे? सो वूलन क्लोथ्स, फर्स्ट ऑफ थिंग इज दैट दे आर बैड कंडक्टर ऑफ हीट। वो हीट के बड़े ही बैड कंडक्टर होते हैं। इट मीन्स, मान लीजिए ये नीचे आपका ये बॉडी का लेयर है और ये ऊपर आपके ये हमारी स्किन लेयर अंडर दिस वुलन क्लॉथ और ये वुलन क्लॉथ लेयर। अब इस स्किन और वुलन क्लॉथ की लेयर के बीच में हमारे कई सारे एयर मॉलिक्यूल्स ट्रैप रहते हैं। हमारी एयर यहाँ पे ट्रैप्ड रहती है। नाउ व्हेन आवर बॉडी, हमारे को आप लोगों ने इस चैप्टर के अंदर पता है कि आवर नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर इज 37 डिग्री सेल्सियस। सो हमारी बॉडी अपने आप को ऑटोमेटिकली हीट करती रहती है। तो पहली बात, हमारी बॉडी यहाँ पे हीट रिलीज करती है। हीट रिलीज जब करती है, सो दिस विंटर वेयर एब्जॉर्ब्स ऑल द हीट। ये सारी की सारी हीट को एब्जॉर्ब कर लेती है। एंड आफ्टर एब्जॉर्बिंग हीट, एज वी हैव स्टडीड दैट दीज आर बैड कंडक्टर ऑफ हीट, सो ये हीट को ट्रांसफर होने नहीं देते, यानी बाहर ट्रांसफर होने नहीं देते। दैट्स वाई आपके जो वुलन क्लोथ्स होते हैं ये अपने आप में सारी की सारी हीट को ट्रैप कर लेते हैं और यही बाद में हमारे बॉडी को वार्मनेस प्रोवाइड करते हैं। हमारे बॉडी की हीट से ही ली गई हीट को ये अपने अंदर ट्रैप करके ही हमारे बॉडी को बाद में हीट प्रोवाइड करते हैं। अंडरस्टूड? सो आप जितना मोटा आप अपना वुलन क्लोथ पहनते, यानी कि उसके अंदर जितनी ज़्यादा एयर फिल्ड अप रहेगी उतने ही ज़्यादा वो आपको वार्मनेस प्रोवाइड करेंगे, बिकॉज उनके अंदर उतनी ज़्यादा एयर ट्रैप रहेगी और जितनी ज़्यादा एयर ट्रैप रहेगी वो उतनी ही ज़्यादा हीट को एब्जॉर्ब कर पाएंगे और जितना ज़्यादा हीट को एब्जॉर्ब कर पाएंगे वो उतना ज़्यादा हीट को हमारे स्किन को प्रोवाइड कर पाएंगे। अंडरस्टूड? नाउ सिचुएशन अराइजेस यहाँ पे कि अगर आपको
2 ब्लैंकेट्स प्रोवाइड करे जाए और उसी के केस में 1 थिक ब्लैंकेट प्रोवाइड करा जाए, तो आप किसको चूज करोगे? आप लोग, जाहिर सी बात है, आप लोगों को सिचुएशन नहीं पता रहेगी, तो आप पहली बार में ही 1 थिक ब्लैंकेट चूज करोगे। बट अभी आप लोगों की सारी की सारी मेंटालिटी चेंज हो जाएगी, बिकॉज 2 थिक ब्लैंकेट्स प्रोवाइड मोर हीट देन 1 थिक ब्लैंकेट। ओके, सो लुक हियर, आपका थिक ब्लैंकेट नो डाउट आपको हीट प्रोवाइड करेगा, ठीक है, वो हीट को ट्रैप तो जरूर करेगा, बट आपके 2 थिन ब्लैंकेट उससे ज्यादा हीट प्रोवाइड करेंगे। मान लीजिए ये 2 थिन ब्लैंकेट्स है। अब यहाँ पे देखिए 2 थिन ब्लैंकेट्स को मैंने ओढ़ा है, तो 2 थिन ब्लैंकेट्स के बीच में इन कंपैरिजन टू दैट थिन ब्लैंकेट ज्यादा एयर ट्रैप हो पाएगी, बिकॉज आप जब पहला ब्लैंकेट ओढ़ेंगे और उसके बाद उसके ऊपर जब दूसरा ब्लैंकेट ओढ़ेंगे, देन आप जब उसको अपने ऊपर ओढ़ेंगे तो वो अपने बीच में काफ़ी ज़्यादा एयर को ट्रैप कर लेगा। जितनी ज़्यादा एयर ट्रैप करेगा उतना ही ज़्यादा वो अपने अंदर हीट को एब्जॉर्ब कर पाएगा, और जितना ज़्यादा हीट एब्जॉर्ब कर पाएगा वो उतना ज़्यादा हमारे बॉडी को हीट प्रोवाइड कर पाएगा। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक पूरा का पूरा थिक ब्लैंकेट उतनी एयर ट्रैप नहीं कर पाएगा जितना 2 थिक ब्लैंकेट ट्रैप कर पाएंगे। सो फ्रॉम नाउ ऑन, अगर आपको ऑप्शंस मिले कि आपको एक थिक ब्लैंकेट चाहिए या 2 थिक ब्लैंकेट, सो चूज 2 थिन ब्लैंकेट्स। अंडरस्टूड? सो दिस वाज ऑल दी होल चैप्टर। इस चैप्टर के अंदर इतना ही था, और अब all you have to do is just like this video if you have liked our video, okay, and share this video with your friends। आप अपने दोस्तों के साथ, क्लासमेट्स के साथ इस वीडियो को शेयर करिए, और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आपने अभी तक नहीं किया तो। हमको इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए और व्हाट्सएप पे भी ज्वाइन भी कर सकते हैं, हमको कांटेक्ट भी कर सकते हैं। एवरीथिंग इज गिवन बिलो in the description box or in the about section. Okay, I'll meet you guys in the next class with a new topic. Till then, take care everyone and bye bye.